हे हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री। कैसे हैं आप? सो देखिए, दिस इज वीडियो नंबर 3 ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अब यहाँ पे हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है मोल कॉन्सेप्ट। ना टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो वीडियो होगा ये बहुत लंबा हो सकता है, तो जो कंटेंट होगा इस वीडियो का वो कंटेंट की क्वालिटी थोड़ी बहुत अच्छी होगी। अब कुछ बच्चे होते हैं जिनको ना सिर्फ रेक्टिफिकेशन करने में इंटरेस्ट होता है, उनको ना सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सर सिर्फ फॉर्मूला बता दो, एमसीक्यू सॉल्व होना चाहिए, कहानी खत्म। अगर आप इस माइंडसेट के साथ इस वीडियो को देख रहे हो तो बॉस आपके लिए वीडियो नहीं है, आप जा सकते हो, स्किप कर सकते हो। आपको अगर कॉन्सेप्ट समझना है, आपको इस वीडियो को पूरा सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आप चाहो तो 1.5x की स्पीड पे लगा के देख सकते हो। और वीडियो को सुनते समय प्लीज कुछ लिखना मत, आपको नोट्स वगैरह सब कुछ ऐप पे मिल जाएगा। मैं वहां पे पीडीएफ नोट्स अपलोड कर रहा हूं, तो आप सिर्फ पहले लेक्चर को ध्यान से सुनोगे ना। सबसे पहले हम मोल कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करें, इससे पहले हम एक चीज को डिस्कस करना चाहेंगे और वो थोड़ी सी एटॉमिक स्ट्रक्चर से निकल के आती है। देखो, हम सबको पता है हमारे पास जो एक एटम होता है, उस एटम के अंदर अब तक जो अपने पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि एक न्यूक्लियस नाम की चीज होती है, उसमें एक प्रोटॉन होता है, उसमें एक न्यूट्रॉन होता है और इस तरीके से उसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब हर एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग होंगे ना। साइंस ने जब ये एटम का डिस्कवरी किया, एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पता चला, तो लोगों को ये समझ में आया कि मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है और ये बहुत ज़्यादा होता है। इट इज़ मच 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 ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन के मास से मैं कह सकता हूँ ऑलमोस्ट 2000 गुना ज़्यादा होता है मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब ये इन्फॉर्मेशन हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में और डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस इन्फॉर्मेशन के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहली चीज़ हमने क्या करी, ध्यान से सुनना मेरी चीज़ों को। मैं बहुत स्लो पढ़ाता हूँ बट बहुत कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को पढ़ाता हूँ और मैं डायरेक्ट फॉर्मूले पे कभी नहीं आता, पूरा बैकग्राउंड सेट करूँगा और उसके बाद मैं डायरेक्ट फॉर्मूले पे आऊँगा। तो हमने सबसे पहले कार्बन को लिया और कार्बन को भी ऐसे कार्बन को लिया जिसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, जिसके अंदर 6 प्रोटॉन प्रेजेंट थे और 6 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट थे। आप बोलोगे सर ऐसा कार्बन मतलब कार्बन कोई दूसरा भी होता है कि? हाँ जी, आइसोटोप नाम की एक चीज़ होती है जिसमें एटॉमिक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स उनमें सेम होते हैं पर उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं ना वो बदल जाते हैं, उनको हम आइसोटोप्स कहते हैं। तो हमने यहाँ जो कार्बन का आइसोटोप लिया वो था कार्बन 612। अब यहाँ पे जो नीचे लिखते हैं वो एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर जो लिखते हैं वो एटॉमिक मास नंबर होता है। जो ऊपर लिखी हुई चीज़ है ना, जो हम ऊपर लिखते हैं, मैं इसको बैक साइड करके बता देता हूँ। किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो हम यहाँ लिखते हैं ये बताता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर, और जो चीज़ हम नीचे लिखते हैं ना ये जो हम नीचे लिखते हैं ये बताता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमेशा सेम रहता है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले कार्बन को लिया और हमने उस कार्बन के एलिमेंट का, उस एक एटम का वजन निकाला। अब सोचो, एक एटम का वजन निकालना क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? नहीं भाई, वेइंग मशीन पे नहीं रखा। मैं आपको बताऊं, जिस पेन को मैंने होल्ड किया है, इसका जो ये टिप है, इस एक टिप के ऊपर करोड़ों एटम्स होंगे। अब आपको ये फीलिंग नहीं आएगी, मैं एक नंबर निकालूंगा तब आपको समझ में आएगी, आपकी गिनती खत्म हो जाएगी, आप एटम्स गिन नहीं पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कार्बन के एक एटम का वजन निकाला। कैसे निकाला? मास स्पेक्ट्रोस्कोपी करके एक चीज़ होती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी करके एक सब्जेक्ट है, एक टॉपिक है जो पढ़ाया जाता है एमएससी में। आप कभी एमएससी में हायर लेवल पे जाओगे तो आपको पता चलेगा। तो कार्बन के एक एटम का जो वजन निकल के आया दैट वाज 19.92 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अभी 19.92 देख के खुश मत हो जाओ, -24 है। -24 का मतलब समझते हो? अगर मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करूँ तो 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है, 21 22 1992 ग्राम। अब सोचो ये कितना छोटा नंबर है, कितना छोटा नंबर है। मतलब एक एटम का वजन आप कभी प्रैक्टिकली वेइंग मशीन पे कर भी नहीं सकते, क्योंकि हमारी जितनी भी वेइंग मशीन है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 6 7 डिजिट तक वे कर सकती हैं, 7 डिजिट तक डेसिमल के बाद। मतलब 1 2 3 4 5 6 7। आप सोचो ये 22 जीरो लगाने के बाद 1992 निकल के आ रहा। लॉजिक समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? तो एक एटम का वजन जिस तरीके से भी निकाला, कैलकुलेशन करके निकाला या जहाँ से भी कुछ भी करके निकाला, वो इतना निकल के आया। अब यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो 19.92 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम है, ये किसका वजन है? ये 6 प्रोटॉन का वजन है, 6 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस 6 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब दिक्कत वाली बात क्या थी कि हमको पहले पता चल गया था कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कंपेरेटिवली नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, बहुत कम होता है, हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। ऐसे समझ लो, एक हाथी के सामने एक चींटी को ला के रख दो और ऐसे 2 हाथी खड़े हों और 100 चींटियां भी खड़ी हो जाएं तो तराजू में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 100 चींटियों की जगह 1000 चींटी भी लाके रख दो तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन का जो वजन होता है ना वो बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉन कंपैरेटिवली इतना हल्का होता है ना प्रोटॉन न्यूट्रॉन के सामने कि हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो जो 19.92 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम आया होगा, इसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन तो जीरो होगा, नेग्लिजिबल होगा, तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो मैं यूं कह सकता हूं कि ये जो वजन निकल के आया हुआ है ये 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन की वजह से निकल के आया। और फिर मुझे ये भी पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम होता है।
होता है कि नहीं होता है? हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है, हम लोगों ने ऑलमोस्ट निकाला भी हुआ है, एग्जैक्ट मास भी हम पता करेंगे, ऑलमोस्ट सेम होता है। तो मैं कह सकता हूं कि इतना जो वजन निकल के आया, ये 12 पार्टिकल्स का वजन है, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, मतलब 12 पार्टिकल्स हो गए। तो 12 पार्टिकल्स का वजन अगर इतना होता है तो एक पार्टिकल का वजन कितना होगा? एक पार्टिकल से मेरा मतलब है एक प्रोटॉन का वजन, और एक न्यूट्रॉन का वजन जो होगा वो कितना होगा? तो भाई सीधी सीधी सी बात है, इस नंबर को 12 से डिवाइड कर दो। तो जब मैंने इस नंबर को 12 से डिवाइड किया, यानी मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन जब निकाला विद रेफरेंस टू कार्बन 12 पे रेफरेंस से निकाला, उसमें भी 6 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को इग्नोर करने के बाद निकाला, तो मुझे नंबर निकल के आया 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। ये अभी भी बहुत छोटा नंबर है, ये देखो पावर में अभी भी -24 ग्राम है। तो बस फर्क क्या पड़ा हुआ, 1992 की जगह यहाँ पे 1.66 आ जाएगा, पर है भी अभी भी बहुत छोटा नंबर है। तो एक प्रोटॉन का और एक इलेक्ट्रॉन का जो मास निकल के, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, वो इतना निकल कर आया। इस नंबर को 1.6, देखो इस 1.66 के आगे भी नंबर थे, मैंने राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है, तो हो सकता है टेक्स्ट बुक में थोड़ा नंबर आपको ऊपर नीचे दिखेगा, हो सकता है 1.66 के आगे कुछ लगा दें हो, बट उसको इग्नोर करना, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का जो मास निकल के आया मेरे पास, उसको हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। तो जब भी मैं कहीं लिखूंगा 1 AMU, मैं जब भी कहीं लिखूंगा 1 AMU, तो 1 AMU या 1 यूनिफाइड मास जब भी मैं लिखूंगा, उसका मतलब क्या होगा? 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। और ये नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? ये एक प्रोटॉन का और एक न्यूट्रॉन का मास रिप्रेजेंट करता है। लॉजिक यहां तक समझ में आया? लॉजिक समझ में आया? अच्छा, ये 1 AMU निकाला कैसे आपने कार्बन 12 को लिया, कार्बन 12 का जो वजन था उसको 12 से डिवाइड किया। क्यों 12 से डिवाइड किया? इसके पीछे का लॉजिक मैंने समझा दिया। वैसे 18 से डिवाइड करना चाहिए था, पर हमने 6 इलेक्ट्रॉन को इग्नोर कर दिया है, 12 से डिवाइड किया, क्योंकि 6 पार्टिकल्स का 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन का वजन था, तो 12 पार्टिकल हो गए थे, इसलिए 12 से डिवाइड किया। अब महाराष्ट्र सरकार की बुक ले लो या जेईई नीट की बुक ले लो, उन्होंने कहीं पर भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, उन्होंने डायरेक्ट लिख दिया है 1 AMU का मतलब होता है कार्बन 12 का 12th पार्ट, 1/12 ऑफ कार्बन 12। अब ये 1/12 ऑफ कार्बन 12 क्या होता है, बच्चा सोचता रहता है। ठीक है, तो लॉजिक समझ में आया 1 AMU का मतलब क्या होता है। अच्छा, अब ये अगर यहां तक हो गया है, ये 1 AMU जो निकल के आया, ये कार्बन 12 के रेफरेंस में नहीं निकल के आया। एक और एग्जांपल मैं देता हूं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन 8 और 16 का एक आइसोटोपिक एटम होता है, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होते हैं। उसका वजन निकल के आया 26.56 × 10⁻⁻24 ग्राम। इसमें भी जब मैंने 8 इलेक्ट्रॉन को इग्नोर कर दिया और 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन का मास निकाला, तो वो इतना निकल के आया, मतलब 16 पार्टिकल्स का वजन इतना हो गया। तो एक पार्टिकल का वजन कितना होगा? अब मैं क्या करूंगा, इतने इस मास को 16 से डिवाइड करूंगा, तो भी मुझे नंबर सेम निकल कर आएगा। इससे यह साबित हो गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जो है, जो हम निकाल रहे हैं, एक प्रोटॉन का एक न्यूट्रॉन का, वो इतना निकल कर आता है। ये हम लोगों ने रेफरेंस में निकाला। कहां से रेफरेंस में निकाला? जब हम किसी एटम का वजन लेते हैं और उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से डिवाइड कर देते हैं, तो हमको ये नंबर निकल कर आता है। क्या ये नंबर सही है? क्या सच में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का मास इतना होता है? जी नहीं, मैं कहूंगा इस नंबर में थोड़ी सी गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ 8 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को इग्नोर कर रहे हैं और उसको डायरेक्ट 16 से डिवाइड कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं ना, हम एटम के अंदर प्रेजेंट प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को ले रहे हैं। ठीक है, तो जब भी एक न्यूक्लियस बनता है, जैसे एक प्रोटॉन यहाँ अकेला खड़ा है, एक न्यूट्रॉन यहाँ अकेला खड़ा है, अकेले प्रोटॉन का और अकेले न्यूट्रॉन का, यानी अलग अलग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वजन अलग, थोड़ा सा हाई होता है। जब ये न्यूक्लियस बनाने के लिए नजदीक आ जाते हैं और एक न्यूक्लियस में आ जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो यहाँ पर है ना, थोड़ा सा इनका मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। देयर इज अ मास डिफेक्ट। ये आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ोगे। तो हल्का सा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रियल मास में हमने जो ये निकाला हुआ है, वो एटम के अंदर प्रेजेंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास निकाला है, जिसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन को यहाँ इग्नोर किया है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन को इग्नोर किया था, और उसके बाद हमने उस ऑक्सीजन के वजन को 16 से डिवाइड करके ये आंसर निकाला। तो ये जो आंसर निकल के आया, ये गलत नहीं है, पर ये आंसर में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास निकल के आ रहा है, वो एटम के न्यूक्लियस के अंदर का मास निकल के आ रहा है। और अनफॉर्चुनेटली एक प्रोटॉन जब फ्री होता है और एक न्यूट्रॉन जब फ्री होता है, उसका वजन थोड़ा अलग होता है। अब इसको समझाने का एक सिंपल सा तरीका मैं आपको दे सकता हूं। देखो भाई, आप अलग रहो तो आपकी बॉडी वेट अलग होता है, पर सोचो आप किसी के साथ बंधे हुए हो तो आपकी बॉडी का वेट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है कि नहीं होता? क्योंकि अब आपके साथ कोई इंसान है, उसका बॉडी वेट और आपका, तो जब एक न्यूक्लियस बनता है ना, जब एक न्यूक्लियस बनता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नजदीक आते हैं और एक न्यूक्लियस बनाते हैं, तो यहाँ ना एक बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, एक मास डिफेक्ट का कॉन्सेप्ट है। वो आपको न्यूक्लियर केमिस्ट्री में सीखने मिलेगा। सिंस वो सीईटी में नहीं है तो मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन फिजिक्स में देखने मिलेगा। 12th स्टैंडर्ड में फिजिक्स का एक चैप्टर होता है एटम्स, मॉलिक्यूल, न्यूक्लियाई करके, उसके लास्ट में बाइंडिंग एनर्जी। आप कहीं से भी अगर फिजिक्स पढ़ोगे तो ये कॉन्सेप्ट वहां पक्का देखने मिलेगा फिजिक्स में। तो मैं इस कॉन्सेप्ट के डिटेल में नहीं जाता, पर मैं इतना बोल सकता हूं कि ये जो मास हमको मिला है, ये गलत नहीं है, ये सही मास है 1.66। लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या है? ये उस प्रोटॉन और उस न्यूट्रॉन का मास है जो न्यूक्लियस के अंदर बैठे हुए थे। तो
फ्री प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास अलग होता है क्या? जी हाँ, अलग होता है। जब हमने एक्चुअल प्रोटॉन का मास और एक्चुअल न्यूट्रॉन का मास और एक्चुअल इलेक्ट्रॉन का मास निकाला तो हमको पता चला कि एक्चुअल प्रोटॉन का मास यानी फ्री प्रोटॉन का मास इज 1.672 और हमको कितना निकल के आ रहा था? 1.66। तो 6 की जगह 72 हो गया, मतलब थोड़ा सा फर्क आया। एक्चुअल न्यूट्रॉन का मास 1.66 ना होके 1.675 आया, यानी थोड़ा सा ज्यादा। देखो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये बहुत नेग्लिजिबल सा डिफरेंस है, ठीक है। दीज आर एक्चुअल मासेस, दीज आर एक्चुअल मास। और एक्चुअल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जब मैंने निकाला तो 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम लिख के आया। देखो मैंने यहाँ केजी में भी लिखा हुआ है, ये इसलिए लिखा है क्योंकि ये नोट्स आपके पास रहने वाले हैं ताकि आपको ये पता रहे, कल को कोई बेवकूफ ना बनाए आपको कि ये नंबर्स क्या है। थोड़े बहुत नंबर्स में डेसिमल्स में ऊपर नीचे डिफरेंस हो सकता है क्योंकि हर बुक में थोड़ा थोड़ा सा अलग देके रखते हैं और मैं राउंड ऑफ करना पसंद करता हूँ, तो फिर भी मैंने यहाँ कोशिश की है एक्यूरेट नंबर्स लेने की। तो 1.672 1.675, इससे एक चीज समझ में आ गई कि न्यूट्रॉन हल्का सा माड़ा सा, मतलब इतना सा थोड़ा सा हैवी है, थोड़ा सा हैवी है प्रोटॉन से। बट प्रॉब्लम क्या है, हमने जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास निकाला था, जो कार्बन को और ऑक्सीजन को रेफरेंस में लेके निकाला था 1.66, और अगर मैं अब इसको देखूं इसमें, तो इसमें कोई डिफरेंस है क्या? हाँ, डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? व्हाट इज द रिलेटिव डिफरेंस? तो मैं इस वजन को अगर मेरे निकाले हुए वजन से डिवाइड कर दूं, 1.672 को 1.66 से डिवाइड कर दूं, तो मुझे आंसर निकल के आ रहा है 1.0072। मतलब अगर मानो ये दोनों सेम होते, अगर ये दोनों वजन सेम होते, जो मैंने ऑक्सीजन में निकाला और जो एक्चुअल में मैंने प्रोटॉन का, फ्री प्रोटॉन का, एक अलग से प्रोटॉन को लेके जब मैंने उसका मास निकाला, तो अगर ये दोनों सेम होते तो ये नंबर में 1.0072 नहीं आता, ये एक्यूरेटली 1.000000 निकल के आता। मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा तो डिफरेंस जरूर आया है सर। कितने का आया? देखो 0.0072 का डिफरेंस आया। और सिमिलरली जब मैंने न्यूट्रॉन के साथ किया तो मेरे पास 0.0090 का डिफरेंस निकल के आया। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो ये जो नंबर है ना 1.0072 AMU, 1.0090 AMU, इसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। इसको हम लोग लिखते हैं RAM, रिलेटिव एटॉमिक मास। व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास? मास ऑफ अ प्रोटॉन, मास ऑफ अ न्यूट्रॉन विद रेफरेंस टू जो मैंने 1 AMU निकाला है, जो मैंने जो मैंने एटम के वजन से निकाला। तो यहाँ जो मुझे मास ऑफ प्रोटॉन निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है? 1.66 निकल के आ रहा है। और यहाँ एक्यूरेटली मेरे को कितना निकल के आ रहा है? इतना निकल के आ रहा है। तो दोनों का रेशियो क्या है? जो मैंने निकाला हुआ है एक्यूरेटली जो निकाला है उसका डिवाइडेड बाय जो मैंने एक्सपेरिमेंट में निकाला, तो इतना डिफरेंस निकल के आ रहा है। अब ये मेरे को इससे लेना देना नहीं है। देखो फर्क कितना फर्क है, 1.672 ले लो या 1.66 ले लो, कोई खास फर्क है क्या? नहीं है। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मुझे AMU समझ में आ गया। What is 1 AMU? 1 AMU का मतलब होता है 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम। तो इससे फर्क क्या पड़ेगा? ये इतना राम कहानी आपने क्यों समझाया? इतने बड़े बड़े नंबर्स ये याद रखने हैं क्या? नहीं, याद नहीं रखने। कोई भी नंबर याद नहीं रखना। आपको सिर्फ याद क्या रखना है? आपको सिर्फ यहाँ पे याद रखना 1 AMU का वैल्यू। What do you mean by 1 AMU? 1 AMU is 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम। अब इससे होगा क्या? देखो कल को अगर मैं आपसे कहता हूँ मेरे पास सोडियम है और मैं यहाँ लिख देता हूँ 11 और मैं यहाँ लिख देता हूँ 23, इससे क्या समझ में आया? ये जो ऊपर आपने 23 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलाकर कितने हो गए? 23। और मुझे बताओ एक प्रोटॉन का वजन और एक न्यूट्रॉन का वजन कितना निकला था? हमने पता किया मास ऑफ प्रोटॉन वाज अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ न्यूट्रॉन, और हमको वो जो आंसर निकल के आ रहा था वो कितना निकल के आया था? 1 AMU निकल के आया था। अब मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ, ये दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो ये एक्चुअल मास है और ये प्रैक्टिकली जो मैंने निकाला हुआ है एटम के अंदर का। अब हम उस कंफ्यूजन पे नहीं जाएंगे, ठीक है। हम ये मान के चलेंगे 1 AMU का मतलब हमारे लिए कितना होता है? 1 AMU का मतलब हमारे लिए होता है 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम ही होता है, जो हमने कार्बन को और ऑक्सीजन को रेफरेंस में लेके निकाला। तो मुझे बताओ अगर कल को मैं कहता हूँ सोडियम का वजन, सोडियम में 23 है, ये नंबर अपने आप में क्या बताता है? ये नंबर अपने आप में बताता है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 23 होते हैं। एग्री करते हो? मतलब इस न्यूक्लियस का, इस सोडियम का वजन कितना होगा? तो एक प्रोटॉन का और एक न्यूट्रॉन का मिला के अगर 23 प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, तो इसका मतलब एक प्रोटॉन का वजन 1 AMU होता है, एक न्यूट्रॉन का वजन अगर 1 AMU होता है तो इसका वजन तो 23 AMU हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के उसके अंदर 23 है। लॉजिक समझ में आया? एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन कितना होता है? 1 AMU। हमने यहाँ निकाला ना 16 पार्टिकल, तो एक पार्टिकल, तो मास ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन विल बी इक्वल टू 1.66 into 10⁻⁻24। तो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का वजन इतना होता है। अब यहाँ 23 प्रोटॉन और 23 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है तो 23 AMU। तो यहाँ से एक चीज मुझे बताओ, अगर कल को मुझे एक एटम लाना होगा सोडियम का, 1 एटम ऑफ सोडियम, तो बताओ कितना ग्राम लाना पड़ेगा?
तो मुझे सर 23 AMU लाना पड़ेगा। 23 AMU का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1 एटम अगर मुझे सोडियम का लाना है तो मुझे 23 मल्टीप्लाइड बाय 1.66 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -24 ग्राम लाना पड़ेगा। देखो ये नंबर में ना तुम 23 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, 23 बन जा 23 आएगा, राउंड ऑफ भी करते हो, पर -24 अभी भी है। क्या प्रैक्टिकली -24 लाना पॉसिबल है? जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, इस नंबर का मतलब होता है 0.123, ये 0 पॉइंट है, याद रखना, ये 0 डेसिमल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 166 ग्राम। पॉसिबल है क्या इतना ग्राम लेके आना? कोई मेइंग मशीन है क्या आपके पास? कर सकते हो क्या? प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है। तो प्रैक्टिकली एक एटम को लाना पॉसिबल नहीं है, केमिस्ट्री में आज तक पॉसिबल नहीं है। अब बोलोगे सर ऐसा है, करते हैं, फिजिक्स वाले कर रहे हैं, पार्टिकल फिजिक्स में करते हैं, बट वो बहुत एडवांस लेवल, नॉर्मल लेबोरेटरी में तुम एक एटम नहीं ला सकते। अब लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर करके स्विट्जरलैंड में एक प्रोजेक्ट चल रहा है जहाँ पे 26 किलोमीटर लंबा टनल बनाया है यूरोप में, 26 किलोमीटर लंबा सुरंग बनाया है, और उस 26 किलोमीटर सुरंग के अंदर वो एक प्रोटॉन को लेते हैं, उनको गोल गोल घुमा के टकराते हैं। तो वहाँ एक प्रोटॉन लाया है, लेकिन वो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो हम नॉर्मल लेबोरेटरी में नहीं लेके आ सकते। वो 26 किलोमीटर सुरंग मैं मेरे मुंबई के कॉलेज में नहीं ला सकता। तो प्रैक्टिकली एक एटम को लाना पॉसिबल नहीं है। पर अगर एक एटम को नहीं ला सकते, मतलब एक एटम मतलब अगर इतना ग्राम नहीं ला सकते, तो क्या हम 23 ग्राम सोडियम ला सकते हैं? हाँ, 23 ग्राम सोडियम लाने में क्या जा रहा है? 23 ग्राम सोडियम तुम ऐसे वे करके ला सकते। 23 ग्राम वे मेजरेबल है, इतना ग्राम तुम मेजर नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, अगर इतने ग्राम में एक एटम होता है तो 23 ग्राम में कितने एटम होंगे? मुझे नहीं पता कितने एटम्स होंगे, तो मुझे पता नहीं एक्स का वैल्यू कितना होगा, तो पता करो जरा। अगर कल को मैं 23 ग्राम सोडियम लाता हूँ, 23 इंटू दिस मैनी AMU नहीं लाता हूँ, मैं 23 AMU नहीं लेके आता हूँ, मैं 23 ग्राम्स लेके आता हूँ। अब 23 ग्राम एक बहुत बड़ा नंबर है एज कम्पेयर टू इस नंबर को। अगर मैं देखूँ इसके सामने 23 ग्राम लिख दूँ अगर मैं, तो 23 ग्राम बहुत बड़ा नंबर हो गया, तो बहुत छोटा नंबर है। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो नंबर ऑफ एटम्स इन 23 ग्राम सोडियम, बताओ कितना होगा? 23 ग्राम सोडियम का वैल्यू कितना होगा? तो एक्स का वैल्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा 23 ग्राम डिवाइडेड बाय 23 मल्टीप्लाइड बाय 1.66 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -24। 23 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? मेरे पास बचेगा 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24। अगर आपके हाथ में फ़ोन है, थोड़ा सा नीचे जाना, कैलकुलेटर उठाना और देखना 1 डिवाइडेड बाय 1.66 कितना आता है। मेरे पास टैब है, मैं टैब में करने की कोशिश करता हूँ। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.66, मैं पहले कह रहा हूँ ये 1.66 नंबर मैंने राउंड ऑफ करके लिया है, तो जो इसका आंसर आएगा वो भी थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। ठीक है, आंसर मेरे पास निकल के आता है, ये देखो, मैं तुमको दिखाना भी चाहूँगा, इफ यू कैन सी दिस। आई डोंट नो तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। 0.6054 0.6024 है, 24 है, 5 नहीं है, 24 है, उल्टा दिख रहा है ना, इन्वर्टेड। तो मेरे पास जो नंबर निकल के आया है इसको डिवाइड करने के बाद, वो मेरे पास निकल के आया 0.6024 इंटू ये -24 था। अच्छा, इसको डिवाइड किया तो ये ऊपर जाने के बाद कितना हो जाएगा? +24 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 24। एक काम करते, एक डेसिमल आगे मल्टीप्लाई कर देते, तो ये नंबर निकल के आता 6.024 इंटू 10 टू द पावर 23। मतलब अगर मैं 23 ग्राम सोडियम लाऊंगा तो उसके अंदर, या जब मैं 23 AMU सोडियम लेके आता हूं तो उसके अंदर एक एटम होता है, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। 23 AMU लाना पॉसिबल नहीं है। 23 AMU का मतलब 23 इंटू दिस मेनी ग्राम। पर अगर मैं 23 ग्राम सोडियम लेके आता हूं तो उसके अंदर 6.024 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होते हैं। अब तुम बोलोगे सर ये नंबर आप जो दिखा रहे हो, ये नंबर में क्या फ़र्क है, मतलब इस नंबर से क्या लेना देना है? देखो 23 ग्राम सोडियम का मतलब यहाँ पर कितने एटम्स हो गए पता है? 6024, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इतने एटम्स हैं। गिनो जरा, यूनिट्स, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यहाँ तक तो 10 करोड़ एटम हो गए। इसके आगे की गिनती मुझे नहीं आती, आप करके देख लेना। मतलब सिर्फ 23 ग्राम सोडियम में इतने करोड़ तो यही हो गए। यूनिट्स, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़।
10 करोड़ तो यहीं खत्म हो गए, और भी इतने सारे जीरो बाकी हैं, और उसके बाद 6024 है। मतलब सोचो सिर्फ 23 ग्राम सोडियम अगर मैं लेके आता हूं तो उसके अंदर इतने सारे एटम्स निकलते हैं। यहां तक लॉजिक समझ में आया? ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए कल को मैं डिसाइड करता हूं सोडियम को गोली मारो, सोडियम को गोली मारते हैं, हम आयरन लेके आते हैं। मेरे पास आयन है, आयन, इसका एटॉमिक नंबर 26 होता है, एटॉमिक मास नंबर 56 होता है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर 56 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के 56 होंगे। मतलब अगर मैं कल को लिखता हूं इसके एक एटम का वजन मुझे बताओ कितना होगा, तो एक एटम का वजन निकल के आएगा 56 AMU। एग्री करते हो? जी हाँ। व्हाट इज 56 AMU? तो मैं लिख सकता हूं एक एटम का जो वजन होगा वो निकल के आएगा 56 मल्टीप्लाइड बाय 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। फिर से वही सवाल है, क्या इतना ग्राम ला सकते हो? नहीं ला सकते। तो क्या करें हम एक काम करते हैं, इसका 56 ग्राम लेके आते हैं, इसका 56 ग्राम लेके आते हैं। तो पता करो इसके 56 ग्राम में, भाई इसके 23 ग्राम में तो इतने एटम निकल गए, इसके 23 ग्राम में, क्योंकि 23 AMU नहीं ला सकते थे, इसके 56 AMU नहीं ला सकते, तो 56 ग्राम ले आते हैं। तो क्या 56 ग्राम में कितने एटम्स होंगे पता करो? x एटम्स। तो पता करो कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, एटम्स पता करो कितने होंगे। तो एटम्स का वैल्यू निकल के आएगा, ये हो जाएगा 56 ग्राम डिवाइडेड बाय, यहाँ हो जाएगा 56 मल्टीप्लाइड बाय 1.66 इंटू 10⁻⁻। थोड़े से भी स्मार्ट हो तो आप समझ गए मैं क्या ट्रिक लगा रहा हूँ। देखो 56 फिर कैंसिल हो जाएगा, फिर बचेगा वापस से कितना, वापस से 1.66 बचेगा इंटू 10⁻⁻24 ऊपर जाएगा, यहाँ हो जाएगा +24। अरे यार फिर से सेम नंबर निकल के आएगा, फिर से सेम नंबर निकल के आया, यानी फिर से कितना निकल के आएगा, फिर से निकल के आएगा 6.024 इंटू 10⁻23 एटम्स। अरे यार इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पर भी अगर एक एटम चाहिए था तो मुझे 56 AMU लाना पड़ा, और अगर मुझे एक एटम नहीं चाहिए था, या मैं उल्टा लिखता हूँ, ऐसा लिखना ज़्यादा बेटर होगा, जब मैं 56 एटम्स लेके आ रहा हूँ, 56 AMU लेके आ रहा हूँ, तो 56 AMU में कितने एटम होंगे? एक एटम होगा। पर अगर मैं उसी का 56 ग्राम लेके आ रहा हूं तो बताओ उसमें कितने एटम्स होंगे? 6.023 इंटू 10⁻23, 2324, ठीक है चलो रो मत। अब कुछ बच्चे चिल्ला के कहेंगे हमने तो 6.022 पढ़ा था, है ना, और अब समझ गए हो ये नंबर। अब आपको एक चीज समझ गई होगी, ये नंबर आपने आज तक रट्टा मारा है, क्या बोलते हैं इसको? एवोगैड्रो नंबर। आज आपको पहली बार मैंने डेरिवेशन करवा के दे रहा हूँ, ये नंबर कहाँ से आया, और इसका लॉजिक अब याद रखना, ठीक है। तो यहां से एक चीज समझ में आ गई कि 56 ग्राम में इतने सारे एटम होंगे, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लास्ट ले लेते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं वाटर का, H2O। अब भाई इस वाटर के अंदर अगर आप देखो दो ऐसे मैं लिखता हूँ, H2O लिखता हूँ, इसको स्प्लिट करता हूँ, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, और एक और हाइड्रोजन है। इस हाइड्रोजन का 1 और 1 होता है, इस हाइड्रोजन का 1 होता है, इस हाइड्रोजन का 6 होता है, और इसका 8 होता है, 8 और ऊपर 16 होता है। इसका मतलब ये हो गया कि इस वाटर मॉलिक्यूल के अंदर अगर आप ध्यान से देखो, ये देखो ये 16 क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रिप्रेजेंट करता है। तो 16 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऑक्सीजन के पास है, एक इस हाइड्रोजन के पास है, एक इस हाइड्रोजन के पास है। मतलब इसके अंदर 18 पार्टिकल प्रेजेंट है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिला के इसके अंदर 18 है। मतलब एक मॉलिक्यूल का, अब ये मॉलिक्यूल है, अब ये एटम नहीं है, एक मॉलिक्यूल का अगर मैं कल को तुमसे वजन पूछूं कितना होगा तो तुम कहोगे 18 AMU होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन 8 और 16 होता है, ये हम नॉर्मल वाटर की बात करें, अगर दूसरा कोई आइसोटोप होगा तो अलग बात है। ऑक्सीजन का 8 और 16 होता है, ये 16 क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के रिप्रेजेंट करता है, ये मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हो गया, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल का कितना हो गया? 18 AMU। 18 AMU का मतलब कितना होता है? तो कल को अगर मुझे एक मॉलिक्यूल चाहिए तो मुझे कितना लाना पड़ेगा? 18 मल्टीप्लाइड बाय 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब देखो मैं इसको लंबा स्ट्रेच नहीं करूंगा, अब तक आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। क्या एक मॉलिक्यूल ला सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है, अभी भी -24 है। तो मैं क्या करूंगा, कितना लेके आऊंगा बताओ? अगर मैं एक मॉलिक्यूल नहीं ला सकता हूँ प्रैक्टिकली, तो मैं इसका 18 ग्राम लेके आऊंगा। तो 18 ग्राम में कितने एटम्स होंगे? कितने अब एटम्स नहीं, अब मॉलिक्यूल्स की बात करनी पड़ेगी। अब कितने मॉलिक्यूल्स होंगे बताओ? तो कैलकुलेट करो, अब तुमको पता है कितने होंगे। अब मैं डायरेक्ट लिख दूं, ठीक है, मैं लिख सकता हूं, अगर एक मॉलिक्यूल मुझे चाहिए, या मैं ऐसे लिखता हूं 18 AMU जब मैं लेके आऊंगा तो उस 18 AMU के अंदर एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा पानी का पूरा। लेकिन जब 18 ग्राम लेके आऊंगा तब उसके अंदर 6.024 इंटू 10⁻23 अब मुझे मॉलिक्यूल्स लिखना पड़ेगा। लॉजिक समझ में आया? अब एक चीज आपने नोटिस करी होगी, हर बार मैं एक नंबर बार बार लिख रहा हूं, हर बार एक नंबर। मैं यहाँ तीनों चीजों को लिखा हूं,
ठीक है। मैंने जब सोडियम की बात करी तो मेरे पास यहाँ लिखा हुआ था 23 और यहाँ लिखा हुआ था 11। मुझे बताओ यहाँ पर जब मैं 23 ग्राम बोलूंगा और 23 AMU बोलूंगा तो क्या फर्क निकल के आया। जब मैं तुमसे कह रहा हूं मुझे 23 ग्राम चाहिए, इसका मतलब मुझे कितना चाहिए, मुझे चाहिएगा 6.024 इंटू 10⁻23 एटम्स। और जब मैं 23 AMU बोलूंगा मतलब मुझे कितना चाहिए, मुझे 1 एटम चाहिए। तो ये जो 23 AMU है ना, ये इसको हम कहते हैं एटॉमिक मास। क्या कहते हैं इसको? एटॉमिक मास। और ये जो 6.024 इंटू 10⁻23 है, एक चीज देखा, नोटिस कर रहे हो, मतलब ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। इस नंबर को, ये जो हम ये नंबर लिख रहे हैं यहाँ पे, इसको जो हम लिखते हैं 6.024 इंटू 10⁻23, अब ये मॉलिक्यूल हो सकता है, ये एक नंबर है, मतलब क्वांटिटी है, ठीक है। अगर 18 ग्राम पानी लाओगे तो उसमें भी इतने नंबर, इतने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। 56 ग्राम आयरन ला रहे थे, उसमें इतने मॉलिक्यूल्स मिल रहे थे। ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है ना। इस नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Na के साथ, ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर। अब अगर कोई भी चीज इतनी प्रेजेंट है, अगर मान लीजिए मैं कल को कह रहा हूं 18 ग्राम पानी, 18 ग्राम पानी का मतलब क्या हो गया सर? 18 ग्राम पानी का मतलब हो गया इतने मॉलिक्यूल्स। फिर मैं तुमसे कह रहा हूँ 56 ग्राम आयरन, मतलब इतने एटम्स, अब ये एटम्स हो जाएंगे, ये एटम्स हो गए, ठीक है। फिर मैं तुमसे कह रहा हूँ 23 ग्राम सोडियम, मतलब फिर से वही सेम नंबर आ रहा है। तो कोई भी चीज अगर एवोगैड्रो नंबर जितनी प्रेजेंट है, ये एवोगैड्रो नंबर है, पर अगर कोई भी चीज इतनी प्रेजेंट है तो हम लोग उसको कहते हैं 1 मोल। तो अगर कोई भी चीज इतनी क्वांटिटी में प्रेजेंट होगी तो इस नंबर को हम लोग हमेशा कहेंगे 1 मोल। क्या हो गया ये 1 मोल है केमिस्ट्री में। जैसे देखो यार, एक चीज बताओ मुझे, अगर मैं कल को आपसे कहता हूं मुझे एक डजन पेन चाहिए, तो आप कितना लाओगे? 12। मुझे 1 डजन कार चाहिए, तो आप कितनी लाओगे? 12। मुझे 1 डजन पेंसिल चाहिए, तो भी आप कितनी लेके आओगे? 12। मैं कहता हूं मुझे 1 डजन वाटरमेलन चाहिए, या मुझे 1 डजन ना एरोप्लेन चाहिए, ठीक है, एरोप्लेन, 1 डजन एरोप्लेन, तो अभी आप कितनी लेके आओगे? 12। तो देखो एक चीज नोटिस करो, 1 डजन पेन का वजन अलग होगा, जी हाँ। 1 डजन कार का वजन अलग होगा, जी हाँ। 1 डजन पेंसिल का वजन अलग होगा, जी हाँ। 1 डजन एरोप्लेन का वजन अलग होगा, परफेक्ट। लेकिन वजन भले ही अलग अलग है, पर उनमें क्वांटिटी क्या सेम है? 12 12 12। सिमिलरली 18 ग्राम पानी, सेम मॉलिक्यूल। 56 ग्राम आयरन, सेम मॉलिक्यूल। 23 ग्राम सोडियम, सेम मॉलिक्यूल। मतलब ये नंबर जो है, अगर इतनी कोई भी चीज निकल के आ जाती है, अगर इतनी को, जैसे 12 निकल के आ गया तो दिमाग डजन कहता है, वैसे ही अगर केमिस्ट्री में कोई भी चीज अगर इतने अमाउंट में प्रेजेंट है तो हम उसको डजन नहीं कहते, हम उसको 1 मोल कहते हैं। आप इसको लिख सकते हो, ये है केमिस्ट्री का डजन। तो हमारे केमिस्ट्री में डजन नहीं होता, हमारे केमिस्ट्री में क्या होता है? हमारे केमिस्ट्री में मोल होता है। तो अगर मुझे कल को कोई भी चीज 1 मोल चाहिए, मतलब मुझे इतनी चाहिए, ये जो नंबर आपके सामने दिख रहा है ना, मुझे इतनी क्वांटिटी में चाहिए। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, अगर मुझे कोई भी चीज 1 मोल चाहिए, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ ये 23 ग्राम था, इतना आया, इसका मतलब मेरे पास ये कितना आ गया? ये मेरे पास 1 मोल आ गया, ठीक है। सिमिलरली जब मैंने बात करी आयरन की, ठीक है, चलो आयरन को एग्जाम्पल को हटा देते हैं, डायरेक्ट वाटर मॉलिक्यूल पे आते हैं, वाटर की। तो वाटर में मेरे पास एक तरफ था 18 ग्राम और मेरे पास एक तरफ था 18 AMU। 18 AMU का मतलब क्या हो गया था? 1 मॉलिक्यूल, क्योंकि वो मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल आएगा। इसका मतलब इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि वो मॉलिक्यूल का मास है, AMU में है ना, तो एक मॉलिक्यूल का मास है। लेकिन जब मैं 18 ग्राम लिख रहा हूँ, मतलब मैं फिर से क्या लिख रहा हूँ? 6.024 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब मैं क्या बात कर रहा हूँ? मैं 1 मोल मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ। ध्यान से सुनना मेरी एक एक चीज, मैं पहले कह दे रहा हूँ। यहाँ 1 मोल क्या था? यहाँ 1 मोल एटम था। अब देखो दिक्कत इस बात से नहीं है कि 1 मोल एटम है कि 1 मोल मॉलिक्यूल है तो 1 मोल ना। यहाँ सोडियम भी इतना प्रेजेंट है और यहाँ वाटर भी सेम अमाउंट में प्रेजेंट है। तो जब भी कोई चीज 1 मोल प्रेजेंट होती है, तो उस 1 मोल को लाने के लिए जो वजन हमने निकाला है ना, उसको हम लोग कहते हैं मोलार मास। तो ये वाटर का मोलार मास है और ये सोडियम का मोलार मास है। ये क्या है?
सोडियम का मोलार मास। तो अब मुझे एक बात बताओ, तीन चीजें दिख रही हैं, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और मोलार मास। क्या फर्क है? एटॉमिक मास एक एटम का मास होता है जिसमें AMU आएगा। मॉलिक्यूलर मास एक मॉलिक्यूल का मास होता है जिसमें AMU आएगा। लेकिन मोलार मास इतने सारे एटम्स का या इतने सारे मॉलिक्यूल्स का मास होता है। मैं यहाँ लिखता हूँ इसको सर्कल, इसको करता हूँ, इतने सारे मॉलिक्यूल्स या इतने सारे एटम्स का मास होता है, यानी 1 मोल का होता है, दैट विल बी मोलार मास। लॉजिक समझ में आया? तो मॉलिक्यूल का मोलार मास कैसे पता करोगे? ये देखो, सबके ये जो वाटर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, पता करो सबका एटॉमिक मास कितना है, सबके अंदर कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स हैं। जितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन इस वाटर मॉलिक्यूल में होंगे वो उसका मास हो जाएगा। अब वो एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास होगा कि एटॉमिक मोलार मास होगा? अगर एक मॉलिक्यूल का चाहिए तो AMU में, मोलार मास चाहिए तो ग्राम्स में। तो हाउ डू यू डिफाइन मोलार मास? मोलार मास इज नथिंग बट एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। आप सिर्फ उसको उतना ग्राम लेके आ जाओ। आई होप यहाँ से मोलार मास, मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं होगा। अब दोबारा किसी यूट्यूब को जाके देखने की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ से एक चीज मेरे और क्लियर होगी, सर 1 मोल का कॉन्सेप्ट मेरे को समझ में आ गया कि 1 मोल का मतलब क्या होता है। तो जब भी मुझे अगर कोई चीज 1 मोल चाहिए तो मुझे कितने क्या चाहिएगा? मुझे 6.024 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स चाहिएगा। वो एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और अगर मुझे इतने पार्टिकल चाहिए, यानी मैं इसको इनडायरेक्टली Na लिख सकता हूँ, Na पार्टिकल्स। बार बार मैं ये नंबर लिखना पसंद नहीं करता, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो 1 मोल का मतलब Na पार्टिकल्स होता है, यानी इतना नंबर होता है। और 1 मोल अगर मुझे कभी लाना होगा तो मुझे जो भी तुम चीज मंगा रहे हो, वो मॉलिक्यूल का मंगा रहे हो, एटम का मंगा रहे हो, आयन का मंगा रहे हो, किसका मंगा रहे हो, मुझे सिर्फ उसका मोलार मास बता दो, मुझे सिर्फ उसका मोलार मास। तो मोलार मास इनडायरेक्टली 1 मोल रिप्रेजेंट करता है, इनडायरेक्टली इतना पार्टिकल रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, एक एग्जांपल और लेते हैं, लेट अस से अगले स्लाइड पे जाते हैं। मान लीजिए अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास 46 ग्राम सोडियम है, मतलब कितना मोल हुआ? तो अब मेरा दिमाग चलना चाहिए। भाई देखो, मुझे पता है 23 ग्राम सोडियम का मतलब होता है 1 मोल। तो 46 ग्राम सोडियम का मतलब कितना मोल? x मोल्स। मैं उसको n लिखना पसंद करूंगा, n मोल्स। तो n का फॉर्मूला क्या हो गया बताओ? तो सर 46 ग्राम को आपने डिवाइड कर दिया 23 ग्राम से, क्योंकि 23 ग्राम का मतलब 1 मोल होता है सोडियम के लिए। क्योंकि सोडियम का मोलार मास अगर आप देखो, सोडियम का यहाँ 11 होता है और यहाँ 23 होता है, तो उसका ऊपर 23 लिखा है, मतलब 23 ग्राम में 1 मोल आएगा। ठीक है, तो एक चीज मुझे समझ में आ गई। 46 ग्राम क्या था? वेट। 23 क्या था? इसका मोलार मास। M स्टैंड फॉर मोलार मास। तो मुझे पहला फॉर्मूला मिल गया, और पहला फॉर्मूला क्या बनता है? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ मोल्स अगर मुझे कभी किसी चीज का निकालना होगा, वो कोई भी चीज हो, एटम हो, मॉलिक्यूल हो, मुझे सिर्फ बताओ कितना वजन है, मैं उसको डिवाइड कर दूंगा मोलार मास से, मुझे नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला, बाय हार्ट करके रख लेना इसको। पूरी केमिस्ट्री का बैकबोन है ये, स्पाइनल कॉर्ड है पूरी केमिस्ट्री का। अच्छा, दूसरी चीज, मान लीजिए कल को मैं आपसे कह देता हूं कि मेरे पास 2 मोल सोडियम है, मेरे पास, चलो मैं कह देता हूं मेरे पास 46 ग्राम सोडियम है। अब मुझे एक चीज समझ में आ गई, 46 ग्राम सोडियम का मतलब, ये 46 ग्राम सोडियम का मतलब, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेशन किया, तो मुझे यहाँ निकल के आएगा 2 मोल्स। एग्रीड? 23 46 डिवाइडेड बाय 23 तो 2 ही तो आएगा। मैं नंबर बहुत सोच समझ के लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, 2 मोल्स मतलब कितना सोडियम? तो मुझे पता है अगर 1 मोल का मतलब Na होता है, अब मैं बार बार वो लिखूं क्या? 6.024 इंटू 10⁻23, ये लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, मैं डायरेक्ट Na लिखता हूँ, चलेगा। अगर 1 मोल का मतलब Na होता है तो मुझे बताइए 2 मोल्स का मतलब कितना? तो अगर कभी कोई 2 मोल्स का मतलब कितना पार्टिकल, ये n का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। n का मतलब क्या होगा? नंबर। अगर कभी कोई मुझसे कह दे इतना ग्राम सोडियम है, पता करो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है, बड़ा सिंपल सा होगा। भाई मुझे 46 ग्राम सोडियम में अगर कोई पूछ ले बताओ कितने सोडियम होंगे, तो पहले तो मुझे बताओ 46 ग्राम का मतलब कितना मोल, क्योंकि अगर मुझे एक बार नंबर ऑफ मोल पता चल गया तो मेरे लिए कैलकुलेशन आसान है, क्योंकि मुझे पता है 1 मोल का मतलब इतना होता है, तो 2 मोल्स का मतलब कितना होगा पता नहीं। अब ये 2 मोल्स हटा दूं मैं यहाँ से, जरा मैं हटा देता हूँ। जरूरी है क्या 46 ग्राम दिया होगा? पता नहीं, कोई W ग्राम दे देंगे। ठीक है, तो मुझे पता है 1 मोल का मतलब एवोगैड्रो नंबर होता है, तो मुझे बताओ n मोल्स का मतलब कितने पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। अगर 1 मोल होगा तो एवोगैड्रो नंबर,
2 मोल्स होगा तो 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर, 3 मोल्स होगा तो 3 इंटू एवोगैड्रो नंबर, 4 मोल्स होगा तो 4 इंटू एवोगैड्रो नंबर। इतने पार्टिकल्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? अब मुझे कैसे पता चलेगा नंबर ऑफ मोल्स कितने? अभी बोल रहा है ना डब्ल्यू ग्राम है, तो जो भी वजन तुमको दिया जाएगा उसको सिर्फ मोलार मास से डिवाइड कर दो। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हमने यहाँ निकाल लिया। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर कभी कैलकुलेट करने कहा जाएगा तो या तो नंबर ऑफ मोल्स दिया होना चाहिए, अगर नंबर ऑफ मोल डायरेक्टली दे दिया तो डायरेक्ट कैलकुलेशन है। 2 मोल्स मतलब 2 एवोगैड्रो नंबर 2 Na, 3 मोल्स मतलब 3 Na, 4 मोल्स मतलब 4 Na। और अगर नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया है, वजन दिया है 23 ग्राम सोडियम, 98 ग्राम सोडियम, 120 ग्राम सोडियम, हाँ तो कोई बात नहीं, डरना नहीं। 120 ग्राम सोडियम में कितना सोडियम है यही पूछा है ना, तो पहले तो 120 ग्राम को कवर करो नंबर ऑफ मोल्स में। तो क्यों करते हो? डायरेक्ट फार्मूला लगाओ, वेट अपॉन मोलार वेट इज नंबर ऑफ मोल्स, उसको मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रो नंबर से। दिस इज माय सेकंड पावरफुल फार्मूला दैट आई हैव गॉट। इस फॉर्मूले को भी रट्टा मार के बाय हार्ट कर लेना। मैंने देखो डायरेक्ट फार्मूला नहीं लिखा है, मैं लिख सकता हूँ, मुझे भी डायरेक्ट फार्मूला लिखना आता है एंड आई एम वेरी गुड एट दैट। ठीक है, मैं फार्मूला 1 शीट फार्मूला लिस्ट बनाता हूँ तो ऐसे ही बनाता हूँ, बट इसके पीछे का लॉजिक मैंने समझा दिया। तो 2 फार्मूला मेरे पास आ गए हैं। अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा, बहुत सिंपल सा फार्मूला होगा। अच्छा, एक चीज मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, नंबर ऑफ मोल्स अगर मुझे निकालना हो तो यहाँ से मैं थोड़ा सा घुमा भी सकता हूँ। कैसे घुमा सकता हूँ? देखो, मैं थोड़ा खुद को यहाँ लेके जाता हूँ, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, स्लाइड इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर नंबर ऑफ मोल निकालना होगा, इसको उल्टा कर दें एरोस को, चलो उल्टा कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। अगर Na का मतलब 1 मोल होता है, कल को कोई तुमसे कह दे मेरे पास इतने सोडियम एटम्स हैं, कल को मैं तुमसे कह देता हूं जैसे फॉर एग्जांपल, चलो उसको वहीं रखते हैं, थोड़ा अपन घुमा के बात करते हैं, इसको यहीं रखते हैं, इसको ऐसी एरो को ऐसे ही रखते हैं, थोड़ा यहाँ जाते हैं। अगर मैं कल को कह देता हूं मेरे पास है ना 3 इंटू 10⁻16 सोडियम के एटम्स हैं, इतने एटम्स मतलब सोडियम का कितना मोल हो गया? अरे यार फिर से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। हाँ तो बड़ा सिंपल सा है, एक काम करो, मुझे बताओ, एक बात बताओ, 6 इंटू 10⁻23, अब बोलोगे ये 6 कहाँ से? अरे यार ये बार बार 6.024 हम नहीं लिखेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में हम एवोगैड्रो नंबर को राउंड ऑफ करते हैं, और राउंड ऑफ कैसे करेंगे? 6.024 इंटू 10⁻24 को 6 इंटू 10⁻23 लिख देंगे, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाता है। 024 से डेसिमल में 024 से क्या ही चेंज आ जाएगा, कितना ही डिफरेंस आ जाएगा। स्टेट बोर्ड में जब आप बोर्ड का एग्जाम लिखोगे तो पूरा नंबर लिखने का, वरना मार्क्स कट जाएगा। वो स्टेट बोर्ड के टीचर्स होते हैं ना, वो थोड़े से ना, उनको ना वो हर चीज़ एकदम फुल स्टॉप कॉमा के साथ चाहिए होती है। वो डेफिनेशन भी वही चाहते हैं जो टेक्स्ट बुक में गवर्नमेंट सरकार ने प्रिंट करके दिया है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपने को उससे लेना देना नहीं, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन आंसर निकालना है, जय माता दी करके निकालो कि सॉल्व करके निकालो, राइट आंसर आना चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर अगर इतने एटम्स का मतलब 1 मोल होता है तो इतने एटम्स का मतलब कितना होगा? n मोल्स। मुझे क्या पता कितना है। इस नंबर को क्या कहते हैं? एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। और एवोगैड्रो नंबर के अलावा ये जो नंबर दिया हुआ इसको हम सिर्फ क्या लिखेंगे? n लिखेंगे। तो पता करो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होगा? बड़ा सिंपल सा है सर, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है ना, देखो ना डायरेक्ट डिवीजन है। क्या कर रहे हो? 3 इंटू 10⁻16 को डिवाइड किससे कर रहे हो? 6 इंटू 10⁻23 से। क्रॉस मल्टीप्लाई वाला फंडा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि डायरेक्ट आमने सामने आ गया है ना, आमने सामने आ गया। हाँ तो क्या किया तुमने? जो भी नंबर ऑफ पार्टिकल दिया होगा उसको एवोगैड्रो नंबर से, देखो एक चीज, अगर वजन दिया है तो मोलार मास से डिवाइड करोगे, नंबर ऑफ पार्टिकल दिया है तो एवोगैड्रो नंबर से, क्योंकि 1 मोल के तो 2 मीनिंग होते हैं ना। 1 मोल का मतलब ये भी होता है, ये भी होता है। तो ये किसके टर्म्स में है? ये पार्टिकल के टर्म्स में। 1 मोल का मतलब ये भी होता है पार्टिकल्स के टर्म्स में, और 1 मोल का मतलब तो ये भी होता है। ये किसके टर्म्स में है? ये वेट के टर्म्स में है, वेट के टर्म्स में। तो तुम क्वेश्चन के हिसाब से अपना फॉर्मूला डिसाइड करोगे। अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ पार्टिकल दिया है तो नंबर ऑफ मोल कैसे ढूंढ के निकालोगे? उस पार्टिकल को एवोगैड्रो नंबर से, पार्टिकल को पार्टिकल से ही डिवाइड करोगे ना। और क्वेश्चन में अगर वजन दिया है तो वजन को वजन से डिवाइड करोगे। तो अगर वेट दिया है तो मोलार मास से डिवाइड करोगे, और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल दिए हुए हैं तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करोगे। लॉजिक समझ में आया? तो मैं इसको ना, चलो इसको रखता हूँ यहीं पे। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। आप देखो क्वेश्चन में यार ये फॉर्मूला यहाँ से भी निकल सकता था। देखो नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई को इधर नीचे लेके आ जाओ, n डिवाइडेड बाय n हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख सकता था तो मैं यही लिखता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हटाओ इसको भी, डायरेक्ट लिखते हैं। यहाँ तक समझ में आया? तो फाइनल फॉर्मूले पे आते हैं। कल को कोई पूछे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है,
तो सर नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला सिंपल है, अगर वेट दिया है W ग्राम तो मैं उसको मोलार मास से डिवाइड करूंगा, वो भी ग्राम्स में, और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिया है कहीं पे, नंबर ऑफ पार्टिकल, तो मैं उसको डिवाइड किससे करूंगा, एवोगैड्रो नंबर से करूंगा। ये दो फॉर्मूले बाय हार्ट रखना। अब एक तीसरा फॉर्मूला भी ले लेते हैं तीसरा फॉर्मूला भी ले लेते हैं। देखो मोल कॉन्सेप्ट का तीसरा फॉर्मूला, हमने ना एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, मैं नाम वगैरह भी नहीं लूंगा, खैर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कंटेनर लिया और ये कंटेनर को उन्होंने 0 डिग्री सेल्सियस पे रखा और प्रेशर जो था ऊपर का प्रेशर वो उन्होंने 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर रखा। मुझे पता है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना, मेरा बच्चा अगर पढ़ के आया यूनिट कन्वर्जन का पहला फॉर्मूला उसको पता है कितना होता है, और 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना होता है उसको वो भी पता है। इसका मतलब 273 केल्विन होता है और इसका मतलब होता है 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग पास्कल भी कहते हैं। खैर मुझे ये तो रिवीजन के लिए था, देखने के लिए तुमको आता है कि नहीं आता। मैंने इसके अंदर है ना, इस कंटेनर के अंदर मैंने ले लिया 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल O2 ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल होंगे, अब मैं 1 मोल यूज कर रहा हूँ, मतलब O2 के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे 6.022, अरे यार हटाओ, 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, मैंने एक और कंटेनर लिया, अरे छोटा बनाओ यार, और उसके अंदर भी सेम कंडीशंस पे रखा, ये सेम कंडीशन पे, ठीक है। उसके अंदर मैंने ले लिया 1 मोल नाइट्रोजन, N2 नाइट्रोजन, मतलब इसमें भी 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ही रहेंगे। ठीक है, फिर मैंने तीसरा कंटेनर लिया, उसमें भी एक पिस्टन लगा दिया ये देखने के लिए कि वॉल्यूम कितना है, और इसके अंदर भी मैंने लिया 1 मोल क्लोरीन Cl2, मतलब इसमें भी कितना हो गया 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो गया। अब एक बात है, 1 मोल ऑक्सीजन का वजन कितना, अब O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, N2 का मतलब होता है नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, और Cl2 का मतलब होता है क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। अब देखो यार सोचने वाली बात है, अगर मैं 1 मोल ऑक्सीजन लाना चाहता हूँ मतलब मुझे कितना ग्राम लाना पड़ेगा, तो एक ऑक्सीजन के ऊपर 16 लिखा होता है, इस ऑक्सीजन के ऊपर 16 लिखा होता है, मतलब एक ऑक्सीजन में 16 प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इस ऑक्सीजन में 16 प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो O2 के अंदर कितना हो गया 32, मतलब O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 32 AMU, तो 1 मोल का मास कितना होगा 32 ग्राम, मुझे 32 ग्राम लाना पड़ेगा। अच्छा 1 मोल नाइट्रोजन का वजन कितना होगा, नाइट्रोजन के ऊपर 14 लिखा होता है, नाइट्रोजन के ऊपर 14 लिखा होता है, तो एक नाइट्रोजन 14 दूसरा नाइट्रोजन 14, तो एक मॉलिक्यूल का मास कितना हो गया 28 AMU, 1 मॉलिक्यूल का मास, तो 1 मोल का मास कितना हो जाएगा 28 ग्राम। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया क्या फर्क होता है मोलार मास, मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास में। एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास AMU में होता है, पर मोलार मास हमेशा उसी को ग्राम्स में लेते हैं। यहाँ एग्जाम्पल दिखाया ना कैसे 1 मॉलिक्यूल का इतना था, फिर 1 मॉलिक्यूल 18 ग्राम में कितना मॉलिक्यूल है ना, ये करके दिखाया, ये इसमें कंफ्यूजन नहीं है ना। ठीक, अब यहाँ पे क्लोरीन का वजन कितना होगा, क्लोरीन के एक एटम का वजन होता है 35.5। अब बोलोगे 0.5 ये कैसे आ गया, मतलब इसको अभी इस टॉपिक को भी मैं ले रहा हूँ अभी, चलो साथ के साथ करते हुए चलते हैं। आप लिख रहे हो क्लोरीन के ऊपर 35.5, हाउ इज दैट पॉसिबल। आप अभी थोड़ी देर पहले मेरे को क्या सिखा रहे थे, क्योंकि सर आप भी यार कमाल करते हो, आप थोड़ी देर पहले सिखा रहे थे किसी भी एटम के ऊपर नीचे हम लोग लिखते हैं Z, ऊपर लिखते हैं A, इसका मतलब होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर मैं कल को लिख देता हूँ X का एटॉमिक मास 11 है और मैं यहाँ लिख देता हूँ 23 है, ये सोडियम लिखता हूँ जैसे मैं Na, तो इस 11 का मतलब क्या होता है कि 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है, और जब मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे 23, इस 23 का मतलब क्या होता है, इस 23 का मतलब होता है, 23 का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन कितना हो ये तो मुझे यहाँ से पता चल गया, नीचे देख के प्रोटॉन समझ में आ गया, तो मैं लिख सकता हूँ 23 का मतलब हो गया 11 प्लस न्यूट्रॉन। चलो गोली मारो वो सबको, वो न्यूट्रॉन कैसे निकालते बाद में देखेंगे, पर मुझे एक बात बताओ, प्रोटॉन कभी आधा हो सकता है क्या, आधा प्रोटॉन है नहीं, न्यूट्रॉन कभी आधा हो सकता है क्या नहीं, तो जब तुम लिख रहे हो क्लोरीन 35.5 और नीचे मैं लिख देता हूं 17, इसका मतलब यहाँ पे 17 प्रोटॉन है और 17 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 35.5 क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज 35.5, और प्रोटॉन 17 है, तो न्यूट्रॉन बताओ कितने हो जाएंगे 35.5 हो गया,
तो न्यूट्रॉन का वैल्यू जो निकल के आएगा 35.5 माइनस 17 आएगा, कितना आया 18.5 आया। 80 है, आधा न्यूट्रॉन का है, वेर इज आधा न्यूट्रॉन। तो क्या ये नंबर जो मैं लिख रहा हूं ऊपर, क्या ये सही है? हाँ सही है, पर कैसे सर समझ में नहीं आया। 0.5 तो आधा न्यूट्रॉन का है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो नंबर आपने लिखा है ना, ये एवरेज है। कैसे लिया एवरेज? देखो क्लोरीन के दो आइसोटोप होते हैं, क्लोरीन 17 और क्लोरीन 35। क्लोरीन 17 और क्लोरीन 37। मुझे बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 17। प्रोटॉन कितने होंगे? 17। तो बताओ न्यूट्रॉन कितने होंगे? बिकॉज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 35 होना चाहिए। तो 35 में से 17 माइनस कर दो, आंसर निकल के आएगा न्यूट्रॉन 18 है। इसमें बताओ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 17। प्रोटॉन कितने हो गए? 17। तो बताओ न्यूट्रॉन कितने होंगे? न्यूट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 37 है, तो मैं कह सकता हूँ 37 माइनस कितने हैं? 17। 37 माइनस 17, आंसर निकल के आएगा न्यूट्रॉन है 20। अब देखो दिक्कत कहाँ से शुरू होती है। अगर तुम सोडियम क्लोरीन के यूनिवर्स में से, ब्रह्मांड में से, यानी अपने नेचर में से अगर 100 एटम लेके आते हो, 100 एटम, तो 75 एटम जो होंगे ना नेचर में, वो इसके मिलेंगे, यानी ये 75% पाया जाता है। और ये जो एटम है, ये सिर्फ 25 एटम मिलेंगे, यानी हर 100 एटम के क्लोरीन में अगर नेचर में से क्लोरीन लेके आते हो तो 37 वाला जो है ना वो 25% चांसेस से मिलेगा और 35 वाला ये मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि पीरियोडिक टेबल में जब मैं इसको लिखूंगा एलिमेंट का बॉक्स बना के, तो मैं यहाँ क्लोरीन लिख दूंगा, यहाँ क्या लिखूं? 35 लिखूं कि 37 लिखूं? तो क्या हर एलिमेंट को दो दो दूं क्या? मतलब क्लोरीन की 2 पोजीशन बनाऊं क्या? नहीं, हमने तो पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन की 2 पोजीशन नहीं देखी, हमने तो एक ही क्लोरीन देखा है। तो फिर ये यहाँ कितना लिखूं मैं, बताओ? 35 लिखूं कि 37 लिखूं? अब दिमाग में आएगा सर जो ज़्यादा है वो लिख दो। नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है। क्लोरीन 30, तो हम लोग यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं एवरेज लेने का, उसको हम लोग कहते हैं एवरेज एटॉमिक मास। कैसे लेते हैं एवरेज एटॉमिक मास? ये वाला जो आइसोटोप है उसका मास कितना है? 35। तो 35 को मल्टीप्लाई करो कितने से? 70, उसका परसेंटेज से, ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस। तो मैं इसको रेदर फुल फॉर्म में लिखता हूँ, 35 AMU को मल्टीप्लाई कर दिया 75% के साथ, प्लस इसका AMU कितना था? 37 AMU को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसके परसेंटेज के साथ, 25% के साथ। और क्योंकि मैं 100% की बात कर रहा हूँ तो मुझे डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। तो पता करो जरा कितना आता है। तो 35 मल्टीप्लाइड बाय 75, ये तो निकल के आ गया 2625, प्लस इसका कितना आएगा? 37 मल्टीप्लाइड बाय 25, इसका आंसर आएगा 925, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 100। जरा इन दोनों को ऐड करो, कितना आता है? 925 प्लस 2625, 2625, आंसर निकल के आता है 3550 डिवाइडेड बाय 100। अब 100 से डिवाइड करोगे तो मास कितना आएगा? 35.5। अरे सर तुम्हें चुकतात कुठेतरी, एवरेज कैसे लेते हैं? 35 प्लस 37 डिवाइड बाय 2 है ना, 35 प्लस 37 डिवाइड बाय 2, आम्ही तर असंच ॲव्हरेज घेतो। ती चुकीची ॲव्हरेज आहे, ती नंबर ॲव्हरेज आहे। आपण पर्सेंटेजला मिस करतो इकडे, पर्सेंटेज इंपॉर्टेंट है। अरे भाई तुम नंबर का एवरेज नहीं ले रहे हो। एक क्वांटिटी है जो इतने परसेंट पाई जाती है और दूसरी क्वांटिटी उतने परसेंट पाई जाती है, उसका एवरेज ले रहे हो। तो दो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे इसका मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास को इसके परसेंटेज अबंडेंस, इसके एटॉमिक मास को इसके परसेंटेज अबंडेंस से फिर डिवाइड बाय 100 करोगे। अगर तुम इसका एवरेज लेते ऐसे तो 35 प्लस 37 और डिवाइड बाय 2 करते तो आंसर तो 36 आता। देखो कितना सिंपल था। फिर तो क्लोरीन में पीरियोडिक टेबल में ऊपर 36 होना चाहिए था। नहीं, प्रॉब्लम वही तो है, हम यहाँ पर जो लेते हैं परसेंटेज एवरेज, वो ऐसे एवरेज नहीं लेते। लॉजिक समझ में आया कैसे एवरेज? तो ये याद रखना, इसके ऊपर टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है ये टॉपिक महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का, और इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस कॉन्सेप्ट की ब्यूटी देखो क्या है, व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ दिस कॉन्सेप्ट? क्या ब्यूटी है बताओ? देखो यहाँ सिर्फ परसेंटेज थोड़ा सा चेंज हुआ। इफ यू लुक वेरी केयरफुली, ये सिर्फ 75% था। एक तरफ मेरे पास 35 है, एक तरफ मेरे पास 37 है। अगर दोनों 50-50% पाए जाते तो एवरेज कहाँ आ जाती? एवरेज 36 आ जाती। अगर दोनों 50-50% होते तो
ये भी 50% मिलता, ये भी 50% मिलता, तो एवरेज 36 निकल के आती, क्योंकि फिर मल्टीप्लाइड बाय 50 होता, प्लस मल्टीप्लाइड बाय 50 होता, डिवाइडेड बाय 100 होता, निकल के आ जाती। पर यहाँ थोड़ी सी परसेंटेज किसकी बढ़ी, 35 की। जिसका परसेंटेज अबंडेंस ज़्यादा होगा, जिस आइसोटोप का, इनको हम लोग आइसोटोप कहते हैं, ये याद रखना। अब आइसोटोप क्या होता है मैंने आपको बता दिया। एटॉमिक नंबर सेम होगा, उनका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन उनमें सेम होता है, दे हैव गॉट सेम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, पर उनमें फ़र्क क्या होता है, न्यूट्रॉन्स अलग अलग होते हैं। अब आज तक आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा कि सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास। अरे भाई न्यूट्रॉन अलग है तो एटॉमिक मास नंबर तो अलग होगा ही ना, क्योंकि ऊपर वाला प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से बना होता है। ये तो चिंदी चीज़ें सीखोगे तो ऐसे ही होगा ना, ऐसे ही तुम्हारा फिर इसीलिए तो जेई नहीं होता है। फिर लोग कहते हैं जेई बहुत डिफिकल्ट है, जेई डिफिकल्ट नहीं है, तुम पढ़ती चिंदी चीज़ें हो, चिंदी चीज़ें पढ़ते हो, फिर आगे बोलते हो कि तुमको मेहनत करनी नहीं है, कोई टीचर कॉन्सेप्चुअल पढ़ाए तो पसीने छूट जाते हैं, हाँ मेहनत से सुनना नहीं है, सब रट्टा मार, शॉर्टकट, वन नोट रिवीजन, महा मैराथन, दुनिया भर का मैराथन करना है, और फिर आगे कहोगे अरे सर जेई बहुत टफ है, नीट बहुत टफ है, सीटी बहुत टफ है, तो होगा ही ना। ईमानदारी से पढ़ोगे तो कहाँ टफ है। अब तक जो सिखाया तुमको, कोई भी चीज़ ऐसी टफ लगी क्या, मतलब बाप रे रॉकेट साइंस, नासा साइंस, ये 150-200 साल पुरानी चीज़ें हैं ये सारी नॉलेज, तुम आज पढ़ रहे 2025 के युग में, जब तुम्हारे पास कंप्यूटर सब कुछ है। पहले सोचो, पहले ज़माने में जिन लोगों ने ढूंढा होगा उन्होंने कैसे ढूंढा होगा, दे डिडंट इवन हैड कंप्यूटर, मोबाइल। आज तुम कुछ भी करो चैट जीपीटी से पूछ लेते हो, तो क्या पहले के लोगों में तो आप स्मार्ट हो कि वो लोग स्मार्ट थे? तो इज योर जनरेशन स्मार्ट कि दे वर स्मार्टर? आई थिंक तो दे वर मोर स्मार्टर देन यू। तुम्हारे पास तो सब कुछ होते हुए भी तुम कुछ नहीं कर रहे हो। तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, सारा साइकोलॉजिकल गेम है। खुद को बेवकूफ़ मान लोगे तो बेवकूफ़ बन जाओगे, बेवकूफ़ हो नहीं तो ये समझ में आएगा, तो चाहिए तो 3 बार सुन लेना, समझ में आएगा। हाँ, अब मेरा अगला सवाल, तो जैसे परसेंटेज, जिसका परसेंटेज बढ़ेगा मेरा एवरेज उस साइड में शिफ्ट हो जाता है। तो कार्बन के केस में कार्बन 12 6, कार्बन 6 13, कार्बन 6 14, 3 आइसोटोप होते हैं, और पीरियोडिक टेबल जब देखते हो तो वहां तो सिर्फ कार्बन 12 भी लिखा जाता है। सर इसके केस में एवरेज क्यों नहीं ली जाती? ली जाती है। अनफॉर्चुनेटली कार्बन 12 जो होगा वो ऑलमोस्ट 99% पाया जाता है, तो बाय डिफॉल्ट एवरेज उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगी, तो मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं है। सिमिलर केस अगर आप हाइड्रोजन का देखोगे, हाइड्रोजन के केस में हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 1 2, हाइड्रोजन 1 3। अब बताओ क्या फर्क होगा? अरे सब में प्रोटॉन सेम है, न्यूट्रॉन अलग अलग है। यहाँ बताओ प्रोटॉन कितना होगा, यहाँ प्रोटॉन 1 होगा, न्यूट्रॉन कितना होगा 0, इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1, क्योंकि 1 प्रोटॉन है। यहाँ इलेक्ट्रॉन बताओ कितना होगा 1, प्रोटॉन बताओ कितना होगा 1, न्यूट्रॉन कितना होगा 1, यहाँ बताओ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1। ये नंबर, नीचे का नंबर प्रोटॉन बताता है, या और जितना प्रोटॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ अगर 1 लिखा हुआ है इसका मतलब 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन है, और ऊपर का नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बताता है। अब अगर 1 है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज 1, मतलब न्यूट्रॉन 0, प्रोटॉन 1 होगा। यहाँ बताओ प्रोटॉन कितना हो गया 1, तो बताओ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 2। अब याद रखना आइसोटोप का मीनिंग समझ में आया? अच्छा, जब हाइड्रोजन के बारे में लिखते हैं पीरियोडिक टेबल में तो डायरेक्ट हम लोग हाइड्रोजन 1 1 लिख देते हैं, एवरेज क्यों नहीं लेते? क्योंकि ये वाला 99% पाया जाता है नेचर में। 100 एटम लेके आओगे तब जाके गलती से कोई ये और ये मिलेगा। लॉजिक समझ में आया? तो इट्स ऑल अबाउट परसेंटेज अबंडेंस। क्या कहते हैं उसको? परसेंटेज अबंडेंस, नेचर में कितना परसेंट वो मिलता है। तो एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट है, मैंने यहीं पे क्लियर कर दिया है। अच्छा, अब यहाँ से आते हैं पीछे वापस, क्यों 35.5 आया? यहाँ से हमने एक धागा खोला था, तो यहाँ भी 35.5 लिखना पड़ेगा, एवरेज एटॉमिक मास लिखना पड़ेगा। तो 35.5 कितना हो गया? 72 ग्राम हो गया। तो ये हो गया 72 ग्राम। अब एक चीज़ बताओ, तुम लॉजिक लगाना, तुम्हारा दिमाग क्या कहता है मैं देखना चाहता हूँ। सब के नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है, सबका 1 मोल है, पर वजन अलग अलग है। ये वाली गैस बहुत हैवी है, ये वाली गैस कम हैवी है, तो ये वाली मीडियम साइज की है। पर जब हमने और सबको सेम टेम्परेचर प्रेशर पे लिया, हमने नोटिस किया 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा था दैट वाज 22.414 लीटर। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन भी जो ऑक्यूपाई कर रहा था दैट वाज 22.414 लीटर। 1 मोल ऑफ क्लोरीन भी जो ऑक्यूपाई कर रहा था गैस, 22.414 लीटर। बाप रे, मतलब एक नया कॉन्सेप्ट मिल गया। अगर किसी भी गैस का वजन, गोली मारो, हम मोल कॉन्सेप्ट में वजन देखते ही नहीं। मोल कॉन्सेप्ट में इंपॉर्टेंट क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स, यानी उसके पार्टिकल्स कितने। जब मैं डजन की बात करता हूँ तो मैं वजन नहीं पूछूंगा, 1 डजन मतलब 1 डजन। अब वो 1 डजन कुछ भी हो सकता है, फिर मैं ये नहीं पूछूंगा लो ये तो बहुत भारी है, 1 डजन कैसे होगा। मैंने बोल दिया 1 डजन एरोप्लेन, अब वो मत पूछो वजन, 12 एरोप्लेन चाहिए, वजन कुछ भी हो सकता है, 12 चाहिए। नंबर से मतलब है,
तो 1 मोल ऑक्सीजन भी इतनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 1 मोल नाइट्रोजन भी। तो एक कॉन्सेप्ट मिल गया कि 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस पर कब, इस कंडीशन पे। और ये कंडीशन कौन सी होती है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, STP कहते हैं इसको। व्हाट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर, 0 डिग्री। व्हाट इज स्टैंडर्ड प्रेशर, 1 एटमॉस्फेयर। तो 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP कितना ऑक्यूपाई करती है, 22.414 लीटर। अच्छा, कल को 2 मोल होगा तो इसका डबल, 3 मोल होगा तो इसका ट्रिपल। मतलब मोल कॉन्सेप्ट का एक और फॉर्मूला मिल गया मुझे। बोलो कौन सा फॉर्मूला मिल गया। तो नंबर ऑफ मोल का एक ये फॉर्मूला था, एक और फॉर्मूला मुझे मिल जाता है, मैं स्लाइड ऐड करता हूँ। तो एक चीज मुझे समझ में आ गई, क्या, अगर मैं STP कंडीशन की बात करूं, एट STP अगर कोई भी गैस हो, 1 मोल अगर किसी गैस का, मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कौन सी गैस है, क्योंकि मैंने ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन 3 अलग अलग गैस लिया जिनका वजन अलग अलग था, बस कंडीशन क्या रखी, 1 मोल रखा, यानी सेम पार्टिकल्स रखा मैंने। तो अगर मैं कल को कहता हूं 1 मोल अगर मेरे पास ऑफ गैस अगर प्रेजेंट है, तो 1 मोल ऑफ अ गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 22.414 लीटर। अच्छा, इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करो, अगर यूनिट कन्वर्जन करके आए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 22414 मिलीलीटर हो जाएगा। तो मिलीलीटर कहूँ या लीटर कहूँ, एक ही बात है, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ अ गैस अगर इतना लीटर ऑक्यूपाई करता है, कल को मैं अगर तुमसे कहता हूं मेरे पास एक गैस है जो 44.8 लीटर ऑक्यूपाई कर रही है, मतलब कितनी मोल होगी, सिंपल, अगर 22 मोल लीटर करते ही तो इतनी मोल होती, 1 मोल, 44.8 लीटर मतलब कितनी मोल, n मोल्स। तो पता करो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हो जाएगा, मुझे जो वॉल्यूम दी गई है 44.8 लीटर, उसको डिवाइड कितने से करूंगा मैं, 22.414 लीटर से। अगर लीटर दिया है तो लीटर से डिवाइड करोगे, अगर ऊपर ये मिलीलीटर दिया होता तो मिलीलीटर से डिवाइड कर दे। समझ में आया। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन के आता है, मेरे पास फॉर्मूला आता है जो भी वॉल्यूम दी हुई है उसको डिवाइड कर दो मोलार वॉल्यूम से। व्हाट डू यू मीन बाय दिस VM, इस VM का मतलब होता है मोलार वॉल्यूम। मोलार वॉल्यूम मतलब 1 मोल के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। व्हाट इज मोलार वॉल्यूम, 22.414 लीटर या 22414 लीटर। अब बहुत सारे केसेस में ध्यान से सुनना, हम लोग राउंड ऑफ करेंगे, इसको 22.4 लीटर लिख के छोड़ देंगे, इसको ये मिलीलीटर में तो हम यूज करते भी नहीं है ज्यादातर, हम लीटर। तो रोना मत, एंट्रेंस एग्जाम में राउंड ऑफ चलता है थोड़ा बहुत, ठीक है, वो बोर्ड्स के पेपर में एकदम एक्यूरेट लिखना पड़ता है, नहीं तो टीचर मार्क्स काटता है। हम एंट्रेंस वाले ना इसीलिए थोड़े अलग ही होते हैं बोर्ड के टीचर से, इसीलिए एंट्रेंस का टीचर है कि नहीं है वो समझ में आ जाता है टीचिंग स्टाइल से। जब मैं फोकस करूंगा नहीं 22.414 ही चाहिए, मतलब मैं बोर्ड वाला टीचर है, क्या जरूरत है एंट्रेंस एग्जाम में, राउंड ऑफ करके निकालो ना आंसर। तुम लॉजिक समझ में आया। तो क्या फॉर्मूला बना मेरे पास, भाई अगर 1 मोल दी होगी तो 22 लीटर ऑक्यूपाई करेगी, 22.5 लीटर। तो जो भी वॉल्यूम दे दिया है आप उसको 22 जो भी वॉल्यूम दी जाएगी उसको 22.4 से डिवाइड करके देख लो, पता चल जाएगा कितने मोल्स प्रेजेंट है। तो कैन आई राइट अ फॉर्मूला ओवर हियर, मेरा एक और फॉर्मूला हो जाता है, जो भी वॉल्यूम दी जाएगी उसको मोलार वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स के 3 फॉर्मूले बन गए, यही 3 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं। समझ में आया। अब अगला सवाल, सर एक चीज तो बड़ी साफ होगी, अगर मुझे किसी चीज का 1 मोल चाहिए तो मुझे उसका मोलार मतलब मोलार मास पता होना चाहिए। भाई मोलार मास पता होगा तभी तो मैं किसी चीज का 1 मोल ला सकता हूँ। अब मैं कल को तुमसे कहूंगा मुझे 1 मोल जिंक चाहिए, 1 मोल जिंक, तो बताओ जिंक का मोलार मास कितना है, वो तो यहाँ देख के पता चलेगा। तो हमें कुछ एलिमेंट्स हैं क्या जिनके मोलार मास याद रखने चाहिए पीरियोडिक टेबल में, मतलब केमिस्ट्री में जो 11th-12th की हम जो भी हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जी हाँ रखने पड़ेंगे। मैं आप लोगों के साथ कुछ मोलार मासेस शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ पहले तो एटम्स का दूंगा, एलिमेंट्स का, एटम्स का, ठीक है। पहले मैं एलिमेंट्स के बारे में बात करूंगा, एलिमेंट्स की बात करूं या मैं एटम्स की बात करूं, फिर बाद में मैं कंपाउंड्स पे आऊंगा, ठीक है। पहले हम एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो मैं लिख के रखना जो मैं लिख रहा हूँ। नंबर 1, अगर कोई पूछे सिर्फ हाइड्रोजन तो होगा 1, मैं भी 1 लिख रहा हूँ, 1 ग्राम नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि 1 AMU भी हो सकता है अगर एक एटम चाहिए तो, और 1 ग्राम भी हो सकता है अगर 1 मोल चाहिए तो। अब AMU और ग्राम का फर्क, इसके बाद किसी ने कोई नहीं आना चाहिए मेरे पास, टेलीग्राम व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं आनी चाहिए सर क्या फर्क होता है,
ठीक है, अगर मेरा स्टूडेंट है तो मैंने इतना एक पूरा लेक्चर बर्बाद कर दिया इसके ऊपर, आई होप इसके बाद अब डाउट नहीं आएगा। तो मैं कुछ नहीं लिखता, मैं सिर्फ 1 लिख के छोड़ देता हूँ, ठीक है। फिर कार्बन का आपको याद रखना है, कार्बन का 12 होता है नॉर्मल कार्बन का। तीसरे में अगर मैं लिखूँ तो नाइट्रोजन का याद रखना है, नाइट्रोजन का 14 होता है। चौथे में ऑक्सीजन का याद रखना है 16 होता है। पाँचवें में आपको याद जो रखना है वो है सल्फर, सल्फर का 32 होता है। फिर आता है छठवें में आपके पास सोडियम, सोडियम का होता है 23। फिर 7वें नंबर पे आपके पास आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का होता है 24। 8वें नंबर पे अपने पास आता है कैल्शियम, कैल्शियम का होता है 40। 9वें नंबर पे आपके पास आता है पोटेशियम, पोटेशियम का होता है 39। 10वें नंबर पे आपके पास आता है आयरन, आयरन का याद रख लेना, ये होता है 56। 11वें नंबर पे आपके पास आता है जिंक, इसका होता है 65.4। 12वें नंबर पे आपके पास आता है कॉपर, इसका होता है 63.5। 13वें नंबर पे आपके पास आता है एल्यूमिनियम, ये इंपॉर्टेंट है एल्यूमिनियम, ये होता है 27। 14 नंबर पे आपके पास आता है क्लोरीन, ये होता है 35.5। 15th नंबर पे आपके पास आता है फॉस्फोरस, ये आपके पास होता है 31। 16th नंबर पे आपके पास आता है सिल्वर, Ag, सिल्वर ना AU लिख दिया ना मैंने, AU लिखा गया कहीं पे नहीं, सिल्वर, सिल्वर का 107.8 होता है, ठीक है। इसका एवरेज जो होता है थोड़ा अलग आता है, 107.8 होता है, जिसको राउंड ऑफ करके आप 108 ले सकते हो, ठीक है। 17th पे आता है गोल्ड, AU, सिल्वर क्या होगा, गोल्ड का होता है 197, इसको याद रख लें। तो ये कुछ ऐसे एलिमेंट, और कोई है क्या मेरे पास? नहीं, मैंने पीरियोडिक टेबल सामने ही लगा के रखता हूँ मैं अपने ऑफिस में, नहीं ये मेन है, आपको याद रखना। बोरॉन का एक लिख लेना, बोरॉन का आपके पास होता है 11, लिख लो, 10.8 होता है वैसे तो एवरेज, बट हम उसको 11 लेके चलते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं। ये एलिमेंट्स के याद रखने हैं। देखो आपके पास 10 महीने हैं अभी CET के लिए, अगर आप अभी 12वीं में हो तो, अगर कोई 11वीं के बच्चे ने कोर्स परचेस किया तो तुम्हारे पास तो भैया बल्ले बल्ले बहुत टाइम है तुम्हारे पास, ठीक है। आप रिवाइज कर लो, कहीं लिख के पेपर पे रखना। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा, मैंने मेरे पीरियोडिक टेबल मेरे ऑफिस में सामने लगा रखा है, कभी मेरा ऑफिस का पिक्चर मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर किया है, टेलीग्राम पे कर दूंगा, देख लेना मैंने कैसे लगा के रखा है। कॉन्स्टेंट की लिस्ट बना के रखी है, पीरियोडिक टेबल लगा के रखा है, ताकि मुझे वो याद रहे, ठीक है। अब आते हैं मॉलिक्यूल्स में, मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 H2 एक मॉलिक्यूल है, 2 आएगा क्योंकि 2 हाइड्रोजन है ना। नंबर 2 O2, तो कितना हो जाएगा, 16 का डबल कितना होता है, ऑक्सीजन ही 16 ना, 16 का डबल कितना हो जाएगा 32। थर्ड N2, तो 14 का डबल कितना हो जाएगा 28। लॉजिक समझा? तो जब भी मॉलिक्यूल में आ जाएगा तो एलिमेंट याद रहना चाहिए, फिर तो कहानी खत्म हो जाती है, ठीक है। चलो टाइम पास नहीं करते हैं इन पे। 4th पे आता है, सबसे पहले हमारे पास आता है HCl HCl, ठीक है, HCl का होता है 35.5, याद रखना। 5th पे हमारे पास आता है NaOH, ये सोल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव वगैरह में काम आते हैं, ये जेई में काम आएंगे, 40। 6th वन इज एसिटिक एसिड, CH3COOH, क्या कहते हैं इसको, एसिटिक एसिड। मोलार मास कितना होता है इसका मोलार मास होता है 60। फिर 7th में हमारे पास आता है HNO3, एसिड है ये भी, इसका मोलार मास होता है 63, ये याद रखने हैं आपको। 8वां, अब देखो CET में नहीं इतनी इंपॉर्टेंट जरूरत है, पर जेई वाले को याद रखने की जरूरत है, ये काम आएगा, ठीक है। CET में ऐसे कोई क्वेश्चन बनते नहीं है कि इतना घुमा फिरा के दे दे, पर मैं ये इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि मेरा बच्चा अगर CET की तैयारी कर रहा है तो मैं चाहता हूँ वो जेई की तैयारी भी करे। अटेम्प्ट तो करके देखो जेई का पेपर, क्या पता निकल गया तो गलती से 1000 रुपये वापस भेज देना मेरे पास, और ठीक है। HNO3, फिर KOH हो जाएगा 56। 9वें नंबर पे आता है CH3OH, मिथेनॉल कहते हैं इसको, मिथेनॉल, इसका हो जाएगा 32, ये याद रखना पड़ेगा मिथेनॉल। फिर 10वें नंबर पे आता है मीथेन, CH4। अब देखो कार्बन 12 होता है, हाइड्रोजन 1 होता है, ऐसे 4 हाइड्रोजन है, तो 12 और 4 कितना हो गया 16। लॉजिक समझा कैसे निकालने का। 11 NH3, नाइट्रोजन कितना होता है 14, 3 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इज 1, 14 + 3 कितना हो गया 17। 12वें नंबर पे आता है वाटर मॉलिक्यूल, वाटर लिख लो चलो, वाटर मॉलिक्यूल इज 18। 13वें नंबर पे अपने पास आता है H2SO4, ये हो जाएगा 98, इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मोलार मास इसका 98। 14th नंबर पे मेरे पास आता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, इसका वजन होता है 106, ये काम आएगा जेई में।
15 नंबर पे मेरे पास आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, इसका मोलार मास होता है 74। ये कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं। 16 नंबर पे मेरे पास आता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, जिसका मोलार मास होता है 35। ठीक, अब तो निकाल सकते हो किसी का भी, अगर एलिमेंट याद है तो मॉलिक्यूल का निकालना, फिर भी मैं दे रहा हूँ, चलो रो मत। NH2C डबल बॉन्ड O NH2, यूरिया बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? यूरिया। इसका मोलार मास होता है 60। फिर हमारे पास आते हैं 18 नंबर पे C6H12O6, इसको कहते हैं ग्लूकोज, इसका मोलार मास होता है 180। फिर 19 नंबर पे मेरे पास आता है C12H22O11, इसको कहते हैं सुक्रोस। क्या कहते हैं इसको? सुक्रोस या शुगर कहते हैं, सुक्रोस। इसका मोलार मास होता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग 342। अब कार्बन 12 है तो 12 × 12, हाइड्रोजन 22 है वैसे 22, ऑक्सीजन कितना होता है 16, 16 × 11 ऐड करके निकाल लो, 342 निकल गया। कोई बहुत बड़ी बात है क्या निकालना? ये सिंपल लॉजिक समझ में आया। चलो, तो 19 मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। एक और लिख देता हूँ 20वां जो मुझे काम आएगा, H3PO4, इसका याद रखना होता है 98। तो ये एक एसिड और ये वाला एक एसिड, दोनों एसिड हैं, दोनों 98 होते हैं, काम याद आएगा, ये याद रखना, काम आने वाला है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो भैया मोल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। व्हाट डू यू मीन बाय 1 मोल? समझ में आ गया। 1 मोल का मतलब क्या होता है? समझ में आ गया। कहाँ से निकाला? समझ में आ गया। एवरेज एटॉमिक मास वॉल्यूम के टर्म्स में, नंबर ऑफ पार्टिकल के, अब क्वेश्चन में क्या दिया है उसके हिसाब से आप फॉर्मूला यूज करोगे। बहुत बार बच्चे कहते हैं सर नंबर ऑफ मोल्स का कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, समझ में नहीं आता। अब भाई रिलेशन देख लो ना, कौन सा दिया हुआ है, क्या तुमको किसके साथ क्या रिलेशन लगाना है। 1 मोल का मतलब क्या होता है, इतना तुम्हें पता होना चाहिए। फिर तुम कहीं पर भी घुमा फिरा के, कोई भी क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के दे दे, आपको नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला यूज करना आना चाहिए। दिस व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। PDF आपको मिल जाएगी, अपने नोट्स बना के रख लीजिएगा, काम आएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।